आज मंजू जी बस कवि की ड्यूटी से घर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कवि घर आया वो बोली, बेटा मैं कह रही थी कि तू अपनी बहन मेघा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे अब। लेकिन बेटा ध्यान रहे, परिवार ऊंचा होना चाहिए जहां मेरी बेटी की जिंदगी भर ऐश कर सके। ये सुनकर कवि ने नाराजगी जताते हुए अपनी माँ से कहा, माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? ऊंचे परिवार में शादी करने के लिए खर्च भी तो ऊंचे ही करने पड़ते हैं ना। अब मैं अकेला कितने सारे खर्चे उठाऊंगा? तो उसकी माँ मंजू जी बोली, वो मुझे नहीं पता बेटा, बहन की शादी की जिम्मेदारी तो तेरे ऊपर ही है। अगर तेरे पिताजी होते तो वो भी तो उसके लिए बहुत ऊंचा खानदान ही देखते ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तू अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा। ये सुनकर कवि ने गुस्से से कहा, माँ मैं जिम्मेदारी भूला नहीं हूँ, लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी कर रही हो। एक सामान्य परिवार में मेघा की शादी क्यों नहीं कर सकती? वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी बहन मेघा आ गई और उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, भैया आपको पता है मेरी सहेलियों की शादी कितने बड़े बड़े घरों में हुई है, कितने रईस और अमीर घरों में उनका ब्याह हुआ है। किसी का पति लेफ्टिनेंट है, तो किसी का पायलट, तो किसी का पति इंजीनियर, और किसी का पति खुद की कंपनी का मालिक भी है। तो क्या आप मेरे लिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते? पापा होते तो कितना अच्छा होता ना। इतना कहकर मेघा अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगी। तो कवि ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो मेघा, अगर इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे तो वो दहेज कितना मांगेंगे? तुम तो जानती ही हो ना। तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि ऊंचा परिवार देखने से कुछ नहीं होता, जितना ऊंचा परिवार उतना दहेज, इस बात को समझ के रखो। तभी वहां पर कवि की पत्नी रुचि भी आ गई और उन सबको चाय देते हुए बोली, अरे मेघा दीदी, तुम्हारे भैया सही तो कह रहे हैं। माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर इतने बड़े घर में शादी करेंगे तो दहेज भी तो बहुत देना पड़ेगा ना। मेघा कुछ बोलती उससे पहले ही मंजू जी ने तुरंत कहा, अरे बहू, तुम दोनों नौकरी करते हो तो इतना सोचने की क्या बात है? और ऊपर से तुम्हारी एक ही ननद है। अगर दो तीन ननद होती तो अलग बात होती। क्या एक ही की शादी में तुम अच्छा खासा खर्च नहीं कर सकते? ये सुनकर रुचि हैरान रह गई। उसने मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो तो पहले से ही कवि का लोन उतार रही है। उसने तपाक से अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पहले से ही मेरी तनख्वाह में से कवि के लोन की किस्त कट जाती है। ऊपर से आप मुझ पर ये खर्चा और बढ़ा रही हैं। इतना दबाव आप अपने बेटे पर क्यों नहीं बनाती कि वो कोई बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ ले? ये बात मंजू जी को भी सही लगी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, ये आइडिया भी अच्छा है। कभी तू ऐसा कर, कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर दे जिसमें तनख्वाह ज्यादा मिले। ये सुनकर कवि की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चिल्लाता हुआ बोला, रुचि, तुम माँ के दिमाग में ये क्या भर रही हो? नौकरी ढूंढना क्या इतना आसान काम है? क्या आज के समय में आसानी से नौकरी मिलेगी? रुचि गुस्से में वहां से उठकर चली गई और दोनों माँ बेटे आपस में बस बहस करते रहे। रुचि मन ही मन सोच रही थी कि वो इसमें भागीदार नहीं बने। आखिर वो इस घर का कितना खर्चा उठाएगी। ये सोचकर रुचि ने इस वक्त के लिए खामोश रहना ही सही समझा। अगले दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन मेघा अभी तक सो रही थी। ये देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सास मंजू जी से कहा, मम्मी जी, आप अपनी बेटी की शादी करने की बात तो कर रही हैं, पर वो तो बिस्तर पर पड़ी हुई देर तक बस सोती रहती है। आखिर इतनी देर तक सोएगी तो कैसे काम चलेगा? ससुराल में जाकर तो बहुत काम करना पड़ता है ना। अब मुझे ही देख लीजिए, सुबह सुबह घर का इतना सारा काम करने के बाद मुझे नौकरी पर भी जाना पड़ता है। ये सुनकर मंजू जी तिलमिलाती हुई उठी और दहाड़ते हुए बोली, देख बहू, मेरी बेटी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मायके में ही तो आराम के दिन होते हैं ना। और ये क्या तो रोज रोज मुझे नौकरी का एहसान दिखाती रहती है। वो तो मेरी मजबूरी है जो अभी तुझे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ। मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर मैं तुझे पूछूंगी भी नहीं। ये सुनकर रुचि गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, घर का काम तो अभी से ही सीखना पड़ेगा ना। ससुराल में कोई काम नहीं सिखाता। मेघा की शादी हो या ना हो, मैं तो अभी भी घर के लिए ही काम आती हूँ।
लोन आपके बेटे के लिए है और किस्त मैं भर रही हूँ। ये कहकर रुचि गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में चली गई और टिफिन की तैयारी करने लगी। इधर बाहर बैठी मंजू जी गुस्से में दांत पीसकर रह गईं। उधर रुचि ने जल्दी से नाश्ता तो बना दिया, लेकिन जल्दबाजी में अपना टिफिन घर पर ही भूल गई। उसके जाने के बाद मंजू जी ने टिफिन खोलकर देखा तो उसमें दो तरह की सब्जी देखकर वो आग बबूला हो गई और अपने बेटे से जाकर बोली, ये देख बेटा, टिफिन में कितना सारा खाना लेकर जाती है और दो दो तरह की सब्जी। कल तो हमें खर्च को लेकर इतना ज्ञान दे रही थी और खुद को इतना खर्च करते हुए शर्म नहीं आती। आज जब घर आएगी तो उससे पूछना कि इतना खाना किसके लिए लेकर जा रही है और जाकर किसको खिलाती है वहां पर। बात इतनी सी थी, मगर मंजू जी ने बात को इतना ज्यादा बढ़ा बढ़ा कर कवि को बताया कि वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। उस वक्त तो वो चुपचाप ऑफिस चला गया। मंजू जी सारा दिन अपनी बहू को भला बुरा कहती रही और सोचती रही कि आज उसने ऑफिस में खाना ऑर्डर करके खाया होगा, हम पर खर्चों की लगाम लगाती है और खुद अंधाधुंध पैसा खर्च करती है। अरे मेरी बेटी की शादी में कुछ दे देगी तो इसका क्या घट जाएगा। मेघा भी माँ के गुस्से को हवा दे रही और वो भी पूरा दिन अपनी माँ के कान भरती रही। जैसे ही शाम को रुचि आई तो मंजू जी जोर से चिल्ला पड़े, बहू, मुझे सब पता है कि तेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। तुझे तो घर से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सास की बात सुनकर रुचि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो थकान के कारण सीधे कमरे में चली गई। तभी मंजू जी ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, अब जाकर चाय बनाएगी या फिर तेरे बाप को बुलाऊं। ये सुनकर तो रुचि के तन बदन में आग लग गई और बोली, मम्मी जी, अब तो मेरे बाप को बुला ही लीजिए और चाय पीने के लिए कवि के बाप को भी बुला लेना। ये सुनकर तो मंजू जी की आंखों में अंगारे फूट पड़े। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर जी के बारे में ऐसे शब्द बोलने की। माँ जी, आप भी तो मेरे स्वर्गवासी पिता के लिए ऐसे ही शब्द बोल रही है ना। जब आपको शर्म नहीं आई तो फिर मुझे क्यों शर्म आएगी। आपका अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं है, जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। बस रुचि ये कहकर चली गई और मंजू जी वहीं बैठकर रोने का ढोंग रचने लगी। आज तो इसने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। कैसी बहू घर में आ गई है। अगर इसकी नौकरी नहीं होती तो कब की धक्के मारकर घर से निकाल देती इसको मैं। रात को कवि के आते ही फिर से उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। बेटा, अब तो तेरे पिताजी के ताने भी मुझे मिलने लगे हैं। तू कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं देख लेता। बेटा, कम से कम इस कलयुग में इस कुलक्षणी की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी हमको। कवि ने बिना पूरी बात जाने कमरे में जाकर रुचि से कहा, रुचि, तुम क्यों माँ के मुंह लगती हो और जुबान संभाल कर बात नहीं कर सकती हो क्या। क्यों कवि, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के लिए बुरा नहीं सुन सकती तो मैं अपने बाप के लिए कैसे सुन सकती हूँ। मुझसे पैसे मांगते समय तो तुम्हारी माँ की जुबान इतनी मीठी हो जाती है, लेकिन गालियां देते समय वो बिल्कुल लगाम नहीं लगाती कि क्या बोल रही हैं और किसके लिए बोल रही हैं। यही बातें जब तुम्हारी बहन अपने ससुराल में सुनेगी ना, तब तुम लोगों को अकल आई। उसकी बात सुनकर कवि को भी समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने क्या किया होगा। मेघा की हरकतें तो वो पहले से ही जानता था, इसलिए कुछ नहीं बोला और चुपचाप लेट गया। हफ्ते भर घर में शांति रही, क्योंकि अब महीने का अंत आ रहा था और दोनों की सैलरी आने का समय भी हो रहा था। यही वो समय होता था जब मंजू जी घर में शांति बनाए रखती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब शाम को कवि घर पहुंचा तो मंजू जी ने कहा, बेटा, आज अपने पड़ोस में रहने वाली रेखा जी ने मेघा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मुझे तो लड़के का परिवार और लड़का बहुत पसंद आया है। रेखा जी ने मेरी लड़के की माँ से बात भी करवा दी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। बस अब आगे बात बढ़ानी है। ये सुनकर कवि ने अपना बैग एक तरफ रखते हुए कहा, वैसे वो लड़का करता क्या है माँ। अरे बेटा, लड़के के बारे में तो तू सुनकर ही हैरान हो जाएगा। अरे भाई, लड़का एक होटल का मालिक है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद शादी अपनी माँ की मर्जी से ही करना चाहता है। उन्होंने मेघा की फोटो देखी और उनको मेघा पसंद भी आ गई। अब वो बस मिलना चाहते हैं। तभी रसोई में चाय बना रही रुचि तुरंत चाय लेकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी,
फिर तो मेघा दीदी से कहिए कि अब घर संभालना सीख लें और सुबह जल्दी सोकर उठना भी शुरू कर दें, नहीं तो ससुराल में बहुत सुनना पड़ेगा। तभी मंजू जी ने आंखें निकाल कर उसे देखा। कवि को पता था कि अगर वो वहां रहेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए जैसे ही वो जाने लगा तो उसके कानों में मंजू जी की आवाज सुनाई पड़ी। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि बहू के जो जेवर हैं वो मेघा को शादी में चढ़ा देंगे। सामान का इंतजाम तुम्हारे लोन से हो जाएगा। उन लोगों की डिमांड बस गाड़ी की है। उसके लिए मैंने कह दिया है कि शादी के बाद में दे देंगे। ये सुनकर कवि ने गुस्से से कहा, माँ, आपने इतने बड़े लेन देन की बात कर ली और मुझसे पूछा तक नहीं। अरे, उस लड़के का होटल है भी या नहीं, अभी तो इस बात की भी इंक्वायरी नहीं की हमने। अरे बेटा, वो सब जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम पैसों का इंतजाम करो। बहू के मायके से आए इतने सारे गिफ्ट अभी तक पैक रखे हैं, उनको भी मेघा को ही दे देंगे। रुचि अब सारी बातें कान लगाकर सुन रही थी, जिसे सुनकर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने को तैयार था। तभी मंजू जी ने फिर से कहा, जा बेटा, तू उस महारानी से बात कर ले, क्योंकि उससे बात करना मेरे बस की बात तो नहीं है। उसे तो अपनी ननद की शादी की कोई फिक्र नहीं है। अरे, वो तो हमको चाहती ही नहीं है। अब कवि जैसे ही कमरे में गया तो रुचि ने कहा, कवि, मैं कल ऑफिस में इस्तीफा दे दूंगी। अब नौकरी कर करके मैं थक चुकी हूँ। ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जिसका सब लोग फायदा उठाने में लगे रहते हैं। मुझे सब पता है कि तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये सुनते ही कवि आंखें लाल करके बोला, कोई जरूरत नहीं है इस्तीफा देने की। अभी तुम अकेली नहीं हो जो ससुराल में रहकर नौकरी कर रही हो। अब क्या तुम्हें मेरे घर वाले सिर पर बिठाएंगे? तभी वहां पर मंजू जी आ गईं, जो बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। वो जोर से चिल्लाकर बोली, बहू, कान खोलकर सुन ले। जब तक तेरी ननद की शादी नहीं हो जाती तू नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तभी रुचि ने कहा, अच्छा, बहू के मायके का सामान ननद को देने की बात हो रही है। यहाँ तक कि आप मेरे जेवर भी मेघा को देने की बात कर रही हो। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए माँ जी। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े खानदान का लड़का क्यों देखा है आपने? अब आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि मैं कोई लोन लेने वाली नहीं हूँ और कल को ये नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं भी सुकून से रहना चाहती हूँ। मुझे क्या ही मिल रहा है इस भागदौड़ से? मैं थक चुकी हूँ। जागते ही सबसे पहले किचन में जाकर घर का काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यहाँ तक कि खाना, सब कुछ मैं करती हूँ। उसके बाद ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ और इसके बाद फिर से घर के कामों में लग जाती हूँ। अरे, क्या मेरा खुद का जीवन नहीं है क्या? क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही काम में ही निकलेगी? और इस काम का भी क्या फायदा जब पैसे ही मेरे पास नहीं बच रहे हों तो? बस तुम्हारे घर का लोन भरने में ही मेरी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है और बाकी बचे पैसे आप ही ले लेती हैं। माँ जी, अब मैं थक चुकी हूँ इस रोज रोज की भागदौड़ से, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो कामचोर है जो मेरी कोई मदद नहीं करती। मंजू जी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, बहू, जुबान संभाल कर बात कर। तुझे लोन भी लेना पड़ेगा और नौकरी भी करनी पड़ेगी। अरे, तुम्हें मेरी बेटी से जलन हो रही है कि उसको इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, इसीलिए तू नहीं चाहती कि उस घर में मेरी बेटी की शादी हो। तभी रुचि ने कवि की तरफ देखकर कहा, तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ बहन मेरे पीछे पड़ी हैं और मुझे कर्ज तले दबा लेना चाहती हैं। अगर आज तुम कुछ नहीं बोले तो कल देखना कि मैं क्या करती हूँ। कवि रुचि की बात सुनकर चिल्ला पड़ा, तुम में से कोई भी मुझे शांति से सोचने का मौका नहीं दे रहा। तभी वहां पर मेघा भी आ गई और बोली, हाँ हाँ भैया, मुझे सब पता है कि आप शांति से क्या सोचने वाले हो। आप तो अपनी बेबी के आगे पीछे घूमते हो, क्योंकि वो नौकरी जो करती है। बहन का जीवन बनाने की बात आई तो पीछे हट रहे हो। बस। तभी रुचि ने मेघा को बीच में ही रोकते हुए कहा, एक तो कामचोर हो, ऊपर से लड़का, तुम्हें ऊंचे खानदान का भी चाहिए। अरे, ऊंचे खानदान में रहने के लिए खुद भी उस काबिल होना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन बाद ही तुम्हारा तलाक हो जाए। ये सुनकर मंजू जी जोर से दहाड़ती हुई बोली, बहू, जुबान को लगाम दे, वरना तेरा खानदान यहीं इकट्ठा कर दूंगी। तभी रुचि ने हाथ बांध कर कहा,
उसकी तो आपकी हिम्मत ही नहीं है माँ जी, क्योंकि आपको मुझसे पैसे जो चाहिए, जो मेरे खानदान से तो नहीं मिलेंगे। तभी कवि ने गुस्से में रुचि से कहा, तुम चुप होती हो या नहीं? तुम लोगों ने पूरे घर को सिर पर उठाकर रखा है। तभी मेघा भी तिल मिलाकर बोली, घर को सिर पर तो आपकी बीवी ने ही चढ़ा रखा है भैया, और जिसको कुछ कहने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। भगवान करे ऐसा भाई दुश्मन को भी ना मिले। ये बोलकर मेघा पैर पटकती हुई बाहर चली गई और पीछे पीछे मंजू जी भी चली गईं। तभी कवि ने तुरंत रुचि की तरफ देखा और बोला, रुचि, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया है। अरे जरा सा चुप भी तो रह सकती थी ना। जब तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर लोन चल रहा है, तो नौकरी छोड़ने की बातें क्यों कर रही हो? रुचि गुस्से में बोली, अच्छा जी, जैसे तुम्हारी माँ मेरे जेवर देने की बात कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने जेवर उठाकर दे दूंगी उनको? कवि माथे को पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर कैसे स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। माँ ने तो शादी करने की ठान ली है, ऊपर से लोन लेने का दबाव भी बना रही हैं। कर्ज लेकर शादी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। मगर माँ को कौन समझाए? रुचि ने गुस्से में रात का खाना ही नहीं बनाया और मंजू जी बाहर बैठी बड़बड़ाती रही। बस कवि ने बाहर से खाना मंगवाया तो मंजू जी इस पर भी भड़क उठी कि ये सब इसके कारण ही हो रहा है। महारानी मनमर्जी चलाने लगी है अब, लेकिन मैं भी अब इसकी मनमर्जी चलने नहीं दूंगी। अब कवि ने कुछ नहीं कहा और सब लोग रात को खाना खाकर सो गए। रुचि सुबह उठी, लेकिन उसने घर का कोई काम नहीं किया। जैसे ही सासू माँ ने चिल्लाकर चाय के लिए आवाज लगाई, तो रुचि ने कहा, माँ जी, जिसकी शादी करने के सपने देख रही हो, उसी से चाय भी बनवा लीजिए, ताकि चाय बनाना सीख भी जाए वो, क्योंकि वो ससुराल जो जा रही है। रुचि का तीखा जवाब सुनकर मंजू जी उसकी ओर देखती रह गईं। रुचि तैयार होकर ऑफिस चली गई, तो पीछे मंजू जी आज पूरा दिन रेखा जी से लेन देन की बातें करती रही। रेखा जी ने कहा, मंजू बहन, ऐसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इतने बड़े होटल का मालिक है। ये सुनकर तो मंजू जी और मेघा फूली नहीं समा रही थी। यहाँ तक कि मेघा ने अपनी सहेली से भी कह दिया था कि उसकी शादी एक होटल के मालिक से होने वाली है। शाम को जब रुचि घर लौटी, तो उसने किसी से कोई बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी मंजू जी उसे सुना सुना कर अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो तुझे रोज होटल का खाना खाने को मिलेगा, आराम से जीवन जिएगी तू तो। किसी को जलन हो रही है तो होने दे, मैं तो तेरी शादी वहीं करूंगी। रुचि चुपचाप अपने कमरे में काम में लग गई। तभी कवि भी आ गया, तो रुचि ने सबके सामने आकर कहा, मैंने आज नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब तुम अपना लोन अपने आप चुकाओगे, क्योंकि ये लोन तुमने लिया था। ये सुनकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कवि को समझ में नहीं आ रहा था कि अब रुचि से क्या कहे। मंजू जी आंखें निकाल कर बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस्तीफा देने की? मैंने तुझे मना किया था ना। तेरी वजह से इतना बड़ा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। आखिर तूने अपनी जलन निकाल ही ली। इस समय रेखा जी भी घर में आ गई और आकर बोली, मंजू बहन, तूने जवाब नहीं दिया कि शादी में कितना खर्चा करोगी? तभी सामने खड़ी रुचि ने रेखा जी से कहा, आंटी जी, यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली है। ये सुनकर मंजू जी ने तुरंत कहा, बहू, तू पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही है। माँ जी, जिसे आप होटल का मालिक समझ रही हैं, वो मालिक नहीं बल्कि एक वेटर है। बस उसने केबिन में बैठकर कुछ तस्वीरें खींच ली और वही आपको भेज दी। जरा आंटी जी से पूछिए कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। ये बात सुनते ही रेखा जी के होश उड़ गए कि रुचि को सच कैसे पता चल गया। तभी मंजू जी ने तुरंत कहा, बहू, रेखा पर इल्जाम क्यों लगा रही है? अरे झूठ बोलकर तुझे क्या मिलेगा? अच्छा माँ जी, तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और आपके ये पड़ोसन सच बोल रही हैं? ये कहते हुए रुचि ने अपने फोन में से एक छोटा सा वीडियो दिखाया, जिसमें वो लड़का होटल में वेटर बनकर लोगों को खाना सर्व कर रहा था। ये देखकर तो मंजू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और रेखा जी तुरंत उठकर वहां से चली गई। कवि ने अपने माथे पर हाथ रखा और अपनी माँ से बोला, माँ, हमारे साथ धोखा होने वाला था, जिसके कारण हम कर्ज में डूबने वाले थे। ये तो रुचि के कारण हम बच गए।
तभी रुचि ने कहा, आज मेरी सहेली का जन्मदिन था। वो मुझे एक होटल में लेकर गई थी। वहीं मैंने इस लड़के को देखा और पहचान लिया, क्योंकि उस दिन मैंने टेबल पर रखी इस लड़के की फोटो देख ली थी। अब मंजू जी और मेघा के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। तभी कवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके कारण रुचि ने गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी। तो मंजू जी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोले, हाँ, सही कहा बेटा आपने। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। बल्कि इसने तो अपनी ननद को भी बचा लिया, वरना मेघा की तो जिंदगी ही खराब हो जाती। ये कहते हुए मंजू जी ने रुचि के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब मैं तुझे दोबारा नौकरी करने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर काम करूंगी, ताकि घर खर्च चलाने में आसानी हो सके। ये कहते हुए मंजू जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, अब से मेघा, तुम भी हर काम में अपनी भाभी का हाथ बटाओगी। तो मेघा ने भी चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। तभी अपनी सास को परेशान देखकर रुचि की भी आंखें भर आईं। उसने अपनी सास को गले से लगाते हुए कहा, माँ जी, आपको किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है। वो तो बस मैं आपके लालच को हवा नहीं देना चाहती थी, इसलिए आपसे बस ऐसा कह दिया था। मगर ये अच्छा हुआ जो इस लड़के का सच मुझे पता चल गया, वरना हम लोग कर्ज में दब जाते और मेघा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। ये सुनकर मंजू जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बबू, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। पास में खड़ा कवि भी ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था, और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसकी माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बोला, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आज समझ में आ गया। दोस्तों, क्या दिखावे और झूठी शान शौकत के चक्कर में बिना जांच पड़ताल के रिश्ता तय करना सही है? अगर रुचि सही समय पर सही कदम न उठाती और समझदारी न दिखाती, तो इस परिवार का क्या अंजाम होता? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।